सौतन या सहेली गृह लक्ष्मी की कहानी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं। गायत्री मेरी बचपन की सहेली की शादी कानपुर में हुई थी और पति के दोस्त की बेटी की शादी के लिए ही जाना था। मैं तो खुशी से पागल हो गई थी। सारी तैयारी एक ओर और सहेली से मिलने का जुनून दूसरी ओर था। दूसरा पहले पर भारी था। खैर, मैंने राशि से उसका पता और फ़ोन नंबर ले लिया और सफ़र के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसकी बातें और दोस्ती की शरारतें याद आती रही। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही बेहद अमीर घराने में उसकी शादी तय हो गई थी और उसी समय उसकी शादी हो गई थी और उससे मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा थी। अरे ये 4.5 फुट के साथ कैसे जयमाला डालेगी गायत्री? राशि ने पूछा। जैसे ट्रिक से फ़ोटो शूट किया ना, वैसे ही स्टूल पर खड़ी होकर माला डाल दूंगी। ओहो, पहले परीक्षा में पास होने की फ़िक्र करो, मैंने कहा। उसका मन पढ़ाई लिखाई में कतई न लगता था। 21 की उम्र की शादी में जितना भोलापन रहता है वह उससे लवेज थी। दरअसल कुछ महीने पहले ही मुझे गायत्री के बारे में पता लगा था कि उसके पति नीलेश रंजन उत्तर प्रदेश के जाने माने बिल्डर बन चुके हैं। सभी सहेली मिलकर उसकी खातिरदारी उठा चुकी थी। अब मेरी बारी थी। शादी अटेंड कर अगली दोपहर मैं अगली दोपहर गायत्री के घर पहुंच गई। पर सूजे चेहरे और लाल आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। ऐसे कैसे कुम्हला गई हो तुम? इतना तो उम्र नहीं हो गया कि श्रृंगार से संन्यास ले रखी है। दोस्ती से विश्वास उठ गया। सखी, तुम्हें पता है ना शादी के सीजन में मैं कितना खुश रहा करती थी, पर इसी मौसम में मैं अकेली हो गई। पहले सब अच्छा चल रहा था, उसके बाद पड़ोसन जूली मेरी दोस्त बन गई। धीरे धीरे उसका घर में बसेरा हो चला गया। नीलेश घर में रहते नहीं थे। मैं उसे सुबह से बुला लेती, खाना रहना सब यहीं होता था। मतलब? मैंने पूछा। मतलब मेरे दोस्त 2 बच्चे के टाइम बेड रेस्ट कहा था डॉक्टर ने। पहले के समय मायके वाले थे, दूसरे समय सोचा क्यों मायके जाऊं, ससुराल की झंझटों में पड़ना। अपनी देखभाल के लिए सहेली जूली को घर पर ही बुला लिया। जाने कब दोनों नज़दीक आए और मेरे ही पति को अपनाकर मुझको बेगाना कर दिया। इस दुनिया में तेरे अलावा उसका कोई नहीं था। पर मेरे सभी अपने होते हुए भी आज मैं उसकी जगह तन्हा खड़ी हूँ। तुझे पता कैसे चला दोनों में कुछ गलत है? बस अभी कुछ महीने पहले पार्लर से मैं लौट रही थी। सोचा उसके नए फ्लैट को देखती चलूं। वहाँ नीलेश पहले से मौजूद था, जबकि मुझे बताया कि कुछ ज़रूरी काम से शहर के बाहर जा रहा हूँ। शक इस बात पर और पुख्ता हुआ। जूली सबसे उधर शिफ्ट हुई, तभी से इनके भी ऐसे ट्रिप्स बन रहे थे। फिर क्या हुआ? मैंने अब और सतर्क हो गई। होता क्या, मैं गुस्से में पागल हो गई। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, रोध होकर उन्हें वापस ले आऊं, जिसमें सबकी खुशी थी। दूसरा, तलाक लेकर अपने बच्चों को
अपने उनके प्रभाव से बचाऊं, या फिर तीसरा रास्ता जिनमें तलाक देकर दोनों को उलझनों को बढ़ाकर अपना बदला ले लूं। मुझे बड़ों ने पहला रास्ता सुझाया और छोटों ने तीसरा रास्ता, ताकि वह दोनों को कभी मिल ना सके और मैं उनके किए की सज़ा देकर संतुष्ट हो जाऊं। पर मैंने बीच का रास्ता चुना, जिसमें मैं इन दोनों के झंझटों से दूर अपने बच्चों के संग अपनी दुनिया सहेज सकूं। पर एक गलती तो कोई भी माफ़ करता है ना सखी। अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने के पहले तूने कुछ सोचा नहीं? ये तो उन्होंने नहीं सोचा ना। यह गलती नहीं थी जो गलती से हो गई हो, बल्कि मेरी नज़रों में छुपकर की गई यह गुनाह थी। गुनाहों की माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। उनकी सज़ा ये है कि उन्हें अपने बच्चों से दूर रहा जाए। एक पिता के लिए यह बहुत बड़ी सज़ा है। ये किसे पता कि गलती किसकी है? मैंने कहा, किसी की हो। अगर यही सब मैंने किया होता तो क्या वह सम्मान मुझे अपनाते? ऐसे इंसान की सोहबत में तो बच्चे भी गलतियां करेंगे, उनमें कैसे संस्कार भरूंगी? तभी तो मैं नीलेश के वापसी का रास्ता पहले ही बंद कर दिया, बल्कि वकील से मिलकर तलाक के कागज़ ऑफिस के पते पर भिजवा दिया है। बच्चों की परवरिश के लिए उनसे आर्थिक सहायता मांगी है। मेरे लिए ये घर और कुछ बैंक बैलेंस काफ़ी हैं जो उन्होंने मेरे लिए बनवाए थे। अब हमारे बीच वो नहीं थी। उसमें आए बदलावों को ध्यान से देख रही थी। एक भोली भाली लड़की इतनी बुद्धिमती हो गई थी। वक्त व हालात ने उसे समझदार बना दिया था। अब भी मिलते हैं दोनों, पता नहीं जो भी करे। अब मैं विमुख हूँ। मैं तो दोहरा धोखा खाया। जब तक रंगे हाथ पकड़े ना गए, खुद से थोड़े ही कबूल किया था। अभी भी कहते हैं कि हम तो मित्रता निभा रहे थे और जूली ने अपनी ओर झुका लिया। जूली क्या कहती है? कहती है नीलेश ने ही बहकाया उसे। किसी तरह से बचकर 5 साल निकाले, फिर पिछले 2 सालों से वह भी उसके प्यार में पड़ गई। उसे क्या नया फ्लैट नीलेश ने ही खरीद कर दिया है, ताकि वे दोनों आराम से मिल सके। मायके व ससुराल वालों को पता है। हाँ, सब कहते हैं कि क्षमा कर दो उसे। शराब शबाब तो कमजोरी होती ही है, और इस व्यवसाय में अपराध पैसे होने से आते भी हैं। गलती हो जाती है। सब भूलकर तलाक का केस वापस ले लूं और उसके साथ रहूं। लोग यही कहते हैं। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए हमें? तो मैंने कहा, गहरी सांस ली और उसके सीधेपन की तरफ आने लगी। उसके सामने जिस प्रथम पुरुष पर अपना सब कुछ बार दिया था, जिस पर अखंड विश्वास किया, उसे ही छल किया, यह तो बाकायदा अपराध था। सवाल शादी की धोखे का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का था, जिससे समझौता करना अपने आत्मा को मारना था। एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ दो उसे, वह तुम्हारे लायक नहीं। यह कहकर वापस आ गई। इस बात के महीनों गुजरने के बाद उसका फ़ोन आया। उसकी चुलबुली हंसी वापस सुनकर दिल को तसल्ली मिली और मैं बहुत खुश हुई। केस सीधा था, तलाक मिल गया था।
अब उसने नए सिरे से जीवन शुरू कर दिया था। भोली भाली सखी को इस दोहरे धोखे ने इतना समझदार बना दिया था कि अब दुनियादारी की नकली चकाचौंध नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक उत्थान में मसनूम हो गई थी। दोनों धोखेबाज साथियों का कुछ पता नहीं, रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराध बोध हुए भी या नहीं, एक हो गए थे या एक दूसरे से दूर। मकान व पर्याप्त धनराशि व बच्चे गायत्री के हिस्से में मिला था। उसने बच्चों की परवरिश को जीवन का उद्देश्य बना लिया था। साथ ही फुर्सत के क्षणों में महिलाओं से जुड़े एनजीओ के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। अब जबकि इन तीनों पात्रों के विषय में लिखने बैठी हूँ तो एक ही बात रह रह कर जहन में आती है कि क्या इन्हीं कारणों से तो नहीं दुनिया सिमटती जा रही है। धोखे इंसान को तोड़ रही है, तभी वह अपने आप को अपने ही दायरे में सीमित कर रहा है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खुद को सबसे दूर कर रहा है। क्या यही कारण तो नहीं है दुनिया से दूर